जो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कैटेगराइज करना है, उसके लिए यूजफुल कौन सी है, कौन सी उसके लिए यूजफुल नहीं है। जब तक वो उन सूचनाओं को, उन इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज नहीं कर पाएगा तो वो सही मार्ग पर नहीं चल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शॉर्टकट टू सक्सेस ढूंढना। हम देख लेते हैं मोबाइल पे, स्टोरी पढ़ लेते हैं कि वो 22-23 साल के युवा ने ये किया, वो मिलियनर हो गया, उसने जो स्टार्टअप किया वो मिलियनर हो गया। तो आज का युवा भी ये सोच लेते हैं मैं भी एकदम से मिलियनर या बिलियनर। तो उसका क्या, अब वो ये सोच तो लेता है, फिर वो क्या करता है, उसके लिए अलग अलग तरीके बनाता है। तो उसमें वो क्या करता है, मान लो आज एक काम उसने शुरू किया, कुछ समय बाद उसे ये लगता है कि शायद नहीं, इसमें तो जो मैंने सोचा था, मैंने तो मिलियनर बनना है, मुझे तो करोड़पति बनना है, मुझे तो अरबपति बनना है, नहीं होगा। वो जल्दी से दूसरा काम पकड़ लेता है। वो ऐसे अलग अलग तरह से काम पकड़ता रहता है और कई बार तो गलत तरीके में भी पड़ जाता है। तो हमें उसे ये समझाना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत हमें करनी होगी, उसे उसके पैशन और इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना होगा। पैशन और इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी कुछ लिमिटेशन, बाधाएं भी होती हैं, कुछ पारिवारिक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, ठीक है, कुछ क्षेत्रीय होती हैं। तो उन सब के बीच में रहकर उसे मेहनत करनी है, उसे अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचानना है और उसके लिए उसके अंदर लगन होनी चाहिए। जब तक वो उस लगन के साथ वो काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आज एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि किसी भी काम को करने के लिए एक नया तरीका, नया आइडिया चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो उसको कहीं ना कहीं, जब उसका वो पैशन और इंटरेस्ट होगा तो उसको वो नया तरीका भी मिल जाएगा। तीसरा, जब हम कोई भी काम करते हैं, सारे आपस में संबंधित है। पहला जैसे शॉर्टकट, तीसरा हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। और आज का युवा सिर्फ पहले वो ये देखते हैं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे पैसा क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब उसके मन में ये विचार आता है तो ना तो वो कहीं स्थिर रह पाता है और दूसरा वो कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेशन, उसका हौसला नीचे चला जाता है जब उसको लगता है यार मैंने तो ये सोचा था इसमें इतना धन आएगा और इतना धन नहीं आया। जब हम कोई भी कर्म करते हैं, पहले तो जैसे गीता जी में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे सम्मानित मंच और अति सम्मानित मेरे सभी श्रोतागण और सदस्यगण, आज वास्तव में देखा जाए तो आज इस बात की बड़ी ही खुशी हुई कि हमारे बीच डॉक्टर राजेश कुमार जी बंसल, रजिस्ट्रार जो देवदास विद्यालय ने हमारे यहाँ इतना ओजस्वी और इतना, आप ये समझिए, हम लोगों को प्रेरित करने के लिए और हम लोगों ने मोटिवेशनल लेक्चर जो दिया है, ये एक्चुअली विषय इतना गंभीर है जो हम लोग समझते हैं कि युवाओं का रोजगार। वास्तव में इस विषय को इस ढंग से पेश करना और इस ढंग से रोचक बना के पेश करना, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने 5M और एक वो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी एक मिस्त्री की, वो हम लोग सब पे लागू होती है। आज हम वृद्धावस्था में प्रौढ़ हैं, पर ये सभी प्रिंसिपल हम अपने भी ऊपर लागू कर सकते हैं। युवाओं को तो हमें ये प्रेरणा देनी चाहिए, पर हम लोगों को भी इसको अपने लागू करना चाहिए। क्योंकि आज का जो अपने डॉक्टर साहब ने जो भाषण दिया, इसके अंदर बहुत सी बातें हमारी ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है उससे भी जुड़े हुए थे। साथ साथ में इन्होंने आधुनिकतम
नई टेक्नोलॉजी और नए ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने समन्वय किया। और इतने हमारे सभी जो श्रोतागण हैं इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और मैं जैसे कि हमारे राम सिंह जी यादव जी ने इनसे अनुरोध किया है, तो मेरा भी ये इनसे शाखा अध्यक्ष के नाते और हमारे सभी साथियों की तरफ से अनुरोध है कि भविष्य में भी ये हमें इसी प्रकार से अपना समय देंगे और अपने ओजस्वी विचार और अपनी इस तरह की शिक्षाएं हम लोगों को देंगे। और हम सभी सदस्य आपके आभारी हैं, सिरसा शाखा की तरफ से, जिला शाखा की तरफ से, और सभी सदस्यों का मैं इस अवसर पे आपका समय देने का, पधारने का और सुनने का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी रमेश। मेरा नाम रमेश कुमार जींदगर है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ। और इतिहास संकलन समिति, ये जो हमारी संस्था है, ये आप में युवाओं के अंदर इतिहास के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना और इनको इतिहास के बारे में ऑथेंटिकेट जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और हमारी संस्था की मासिक बैठक हर महीने में एक बार जो अवश्य होती है, उसके अंदर हमारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ द सदस्य आते हैं। हमारी संस्था की कुल संख्या 140 के लगभग है और वो हमारे प्रांत के अंदर सबसे अधिक हमारी शाखा की सदस्यता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई मोस्ट एक्टिविटी हम लोग जो करते हैं, इसके अंदर सारे जो हमारे सदस्य हैं सारे बुद्धिजीवी और एक समाज के एक प्रमुख वर्ग से, यूँ समझिए एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ से ये आते हैं और अपने अपने विचार ये रखते हैं। हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि भाई हर महीने में जो हम बैठक करते हैं तो एक ज्वलंत विषय जो हमारा मेनली इतिहास से संबंधित हो, या हम ये सोचते हैं भी जो आजकल के मेन जो समस्या है उसके ऊपर हम लोग उस विषय पर चर्चा करते हैं। और उस विषय के एक जो हमारे वक्ता होते हैं वो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके, पूरी ऑथेंटिक जानकारी लेके, बड़ी मेहनत करके वो उस पर विषय विचार करते हैं और यहाँ हमारे सभी सदस्यों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। रमेश जी, ये कितने समय से चल रही है और इसके अलावा कोई कार्यक्रम ये करती है संस्थाएं? या देखिए, वैसे तो क्या है, जब जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे, ये समझिए कि भी भारतीय विकास परिषद, ये वैसे तो हमारी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे ही जुड़ी हुई है और इनके लगभग 27-28 जो है इनके वो विंग्स हैं। ये बहुत समय से यहाँ पर ये कहेंगे कि भी ये चालू है। सिरसा के अंदर हमारी इसकी सारी शाखाएं लगभग हैं। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम, इस प्रांगण के अंदर इतिहास संकलन समिति, संस्कार भारती के कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। नमस्कार। इतिहास संकलन समिति हमारी जिला स्तर से प्रांत स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक है। और ये हमारा इतिहास, जो पुरातन इतिहास है, उसके बारे में जो लोगों को जानकारी नहीं है, सही जो इतिहास है, क्योंकि जो आक्रांत आए उन्होंने अपने हिसाब से अपना इतिहास लिखा। हमारी जहाँ विजय थी उसको उन्होंने इग्नोर की, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो उनको हम आज के समय में अपने जो युवा है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी 3 साल पहले सरकार के साथ बातचीत करते हुए और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ बैठकें करते हुए इतिहास संकलन समिति जो प्रांत की है, उसने इतिहास में 6ठी से और 10वीं तक कुछ बदलाव किए हैं। वो जो हमारे हीरो रहे हैं उनको हाईलाइट ज्यादा किया है, उनको आगे लाए हैं। पहले जो अकबर महान और ये, उसको हम नीचे लेके गए हैं और अब ये किताबें छप के आ गई हैं और विद्यालयों में लग चुकी हैं। और आगे प्रयास है हमारा कि 11वीं और 12वीं की किताबों में भी इसी प्रकार से तैयारी उसकी चल रही है और उसको भी जो है इसी तरह से तैयार किया जा रहा है, जो कि आगे सरकार से मिलके और उसको लागू किया जाएगा। धन्यवाद। सदस्य श्री भगवान दास जी का जन्मदिन है और आपको जो जलपान है उसी सौजन्य से करवाया गया है। भगवान दास जी कृपया मंच पर आए। भगवान दास जी, और मेरा अनुरोध है डॉक्टर साहब से
आगे सभी से ममता सिंह से आगे आ जाएंगे। भगवान दास जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप 100 वर्ष तक देखे, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने बोले और दीन ना हो उद्देश्य नव कर्णों में 100 वसंत रस के और 100 वर्ष को कहते हैं अधिक दिनों तक आनंद से रहे। आगे आ जाओ, आओ जी, आगे आओ, आगे आओ सुभाष जी, अगर भगवान दास जी सहपरिवार आ जाए तो आज तक ज्यादा साथ बधाइयों, प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे आप पर। सर। भारतीय इतिहास संघ समिति शाखा जिला सिरसा की ओर से असंख्य शुभकामनाएं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय तो वैसे निर्धारित समय से पूरा हो गया, लेकिन 15 मिनट आपको और लेंगे श्री राम सिंह जी से। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने अभी उसमें सभी कुछ ले लिया। कुल मिला के हम उसमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यदि युवा के अंदर पॉजिटिव संस्कार हैं तो वो सब कुछ कर सकता है, और यदि संस्कार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। और जब बात संस्कार की आती है तो मान के चलिए कि संस्कार की जो पहली सीढ़ी है वो माँ से है। यदि माता पिता जैसे अपने बच्चे को चाहते हैं वैसा स्वयं व्यवहार करें तो बच्चा वैसा ही बनेगा। माता पिता ये चाहें कि मेरा बच्चा तो कुछ बहुत बड़ा बने और स्वयं जो है उसका अपना व्यवहार उनका अजीब तरह का हो, तो ये संभव बहुत कम है, बहुत कम। इसलिए माता पिता को उन सब चीज़ों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो वो अपने बच्चे से चाहते हैं, फिर उनको कहीं दिक्कत नहीं आए। और माता पिता के बाद फिर अध्यापक। बच्चा उसके बाद अपने अध्यापक को अपना रोल मॉडल बनाता है। जैसे अध्यापक का संस्कार होंगे, जैसा उनका व्यवहार होगा, बच्चा उनको अपनाएगा और इस तरह से वो आगे से आगे उच्च शिक्षा तक जाएगा। वो हर स्तर पर कहीं ना कहीं अपना किसी को रोल मॉडल बनाता है। वो कैसा मिला उनको, बच्चा वैसा ही बनता जाता है, वैसा ही नवयुवक बनता जाता है, और वो फिर देश के लिए बेहतर है या नहीं है, ये उन पे निर्भर हुआ जिन्होंने उनको आगे से आगे जो उसके रोल मॉडल हैं। तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत बढ़िया यहाँ पर ये विश्लेषण किया, क्योंकि हम आमतौर पे रोज़ाना लोकसभा में ये चर्चा सुनते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी दी जाए, नौकरी नहीं है। हमारा देश जब सोने की चिड़िया कहलाता था तब सरकारी नौकरियां ये नौकरी नहीं थी। सब छोटे छोटे उद्योग थे गांव के अंदर, बहुत छोटे छोटे, और हर कोई अपना अपना काम करता था, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं थी। और आज सिर्फ ये हो गया कि सरकारी नौकरी है तो नौकरी है, बाकी नौकरी नहीं है। ये सोच गलत हो गई है, ये सोच गलत है, क्योंकि सरकारी तो एक निश्चित है, जैसे बताया 2 से 3%। अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो 3.5 से 4 लाख टोटल सरकारी नौकरी है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? नहीं, सभी नौकरी कहलाती हैं। जितना उद्योग बढ़ेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितनी एग्रीकल्चर बढ़ेगी, उतनी नौकरियां अपने आप बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ ये सोचें कि नौकरी सिर्फ सरकारी हो तो ये हमारा सोच गलत है। ये सोच कौन बनाते हैं? माता पिता ये सोच बनाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये उन्हें पहले स्वयं का सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यदि पॉजिटिव है तो फिर सब कुछ है। हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, यदि ये सही है और हमारा सोच पॉजिटिव है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है।
हमारे सामने अब जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, इनमें से दो बातें हैं। यदि हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम उसमें से जो पॉजिटिव बातें हैं उनको सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, और जो नेगेटिव की जिनकी सोच है वो उसमें से क्या दोष है ये निकालना चाहेंगे कि ये बात उन्होंने गलत कही, ऐसा ठीक नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी सोच पे है कि हम कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव। तो ये आज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ व्याख्यान दिया है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। हम गए जब यूनिवर्सिटी में तो तुरंत उन्होंने उसी समय हमारी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार की, और हम बड़े खुश हैं कि आज जो व्याख्यान रहा, जो वक्तव्य रहा, ध्यान से प्रत्येक सदस्य ने यहाँ पर उसको सुना और बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आगे भी हम जब भी आवश्यकता हो तो हम चाहेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद।